15 जून तक 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, जून के तीसरे हफ्ते में संसद सत्र, 22 जून तक खत्म हो सकता है पहला सत्र। शपथ के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। नया मंत्रिमंडल सत्र पर अंतिम फैसला करेगा। आमोद राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। ज्यादा अपडेट के लिए आमोद, क्या जानकारी मिल रही है सत्र को लेकर? देखिए रवि, नवगठित सत्र जो है 18वीं लोकसभा की, जैसा कि आपने बताया कि 15 तारीख के बाद शुरू हो सकती है। और इसके पीछे जो आधार है वो ये है कि कल राष्ट्रपति भवन से एक कम्युनिके जारी किया गया, जिसमें ये बात कही गई कि 8 जून, 15 जून और 22 जून को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर समारोह नहीं होगा। यानी इन 3 दिनों पर राष्ट्रपति व्यस्त है। और उसमें यह लिखा गया कि शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को होना है, इसलिए गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होगा। और राष्ट्रपति के इस कम्युनिके में यह भी लिखा गया कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा को एड्रेस करने की वजह से ये 22 और 15 जून को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होगा। तो ये स्पष्ट है कि लोकसभा के गठन के साथ ही जो एक औपचारिक तौर पे 8 दिन का, 1 हफ्ते का लगभग होता है एक सत्र, वो उसकी कार्यावधि 15 से 22 जून के बीच रह सकती है। रवि, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए अगली खबर का अब रुख करते हैं। बात दिल्ली में हो रही कांग्रेस की मीटिंग की करते हैं। बड़ी खबर क्या है? आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है शाम 5:30 बजे। कांग्रेस की बैठक होगी। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने की मांग होगी। सोनिया गांधी के सामने रखी जाएगी ये मांग। कांग्रेस संसदीय दल के चेयरपर्सन का चुनाव होगा। सोनिया गांधी का चेयरपर्सन चुना जाना तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार पहले से ज्यादा सीटें जीतकर उत्साहित है। पार्टी में अब जान आ गई है। पार्टी अब नई रणनीति के साथ अपनी भूमिका निभाएगी। नतीजे आने के बाद कांग्रेस की आज शाम अहम बैठक है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में CWC चेयरपर्सन का भी चुनाव होगा। सोनिया गांधी इस समय CWC की चेयरपर्सन है। इस बार भी सोनिया गांधी का चुना जाना लगभग तय है। कांग्रेस की आज होने वाली बैठक में नेता विपक्ष को लेकर भी चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सांसद बैठक में राहुल गांधी को नेता विपक्ष लोकसभा बनाए जाने की मांग करेंगे। लेकिन राहुल गांधी नेता विपक्ष बनेंगे या कोई और, ये बाद में पता चलेगा। कांग्रेस की बैठक में चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को उसका श्रेय दिया जाएगा। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की भी तारीफ की जाएगी। बैठक में एनडीए के खिलाफ रणनीति पर भी चर्चा होगी। संसद के अंदर और संसद के बाहर जनहित से जुड़े मुद्दों को कैसे उठाया जाए, कैसे लड़ा जाए, इसके अलावा जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया जा सकता है। और कल पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शाम 7:15 पर होगा शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ समारोह। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम नरेंद्र मोदी को मनोनीत किया। अब कल शाम नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण होगा। हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है। और वहीं शपथ ग्रहण को लेकर बैठकों का दौर जारी है। नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक, चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी नेताओं का मंथन। चिराग पासवान भी इस बैठक में शामिल हुए। सहयोगियों के साथ मंत्रालय को लेकर चर्चा। तो मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। सभी सहयोगियों के साथ मंथन भी चल रहा है। कल रात नड्डा के घर एनडीए के सहयोगी से 1-to-1 चर्चा की गई। तो देखिए क्या तैयारियां चल रही हैं और अलग अलग नेताओं
के साथ, जो एनडीए के घटक दल हैं उनके नेताओं के साथ बैठक चल रही है। तो देखिए, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जो कि दो बड़े घटक दल हैं, उनके साथ चर्चा की गई, उनके साथ मंथन किया गया। एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान के साथ भी चर्चा की गई सरकार के गठन को लेकर। और देखिए, इसके अलावा एचडी कुमारस्वामी और जयंत चौधरी भी इस बैठक में मौजूद थे और साथ ही अजित पवार भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में हुआ क्या, ये भी आपको बता देते हैं। एनडीए सरकार की रूपरेखा पर बातचीत की गई, सहयोगियों के पोर्टफोलियो पर चर्चा। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। बिल्कुल, और देखिए, शिवसेना शिंदे गुट को एक मंत्रालय देने की बात हुई, ये भी जानकारी सामने आ रही है। एनसीपी अजित गुट को एक मंत्रालय देने पर भी चर्चा हुई। तो ये तमाम पॉइंट्स, तमाम बिंदु जिन पर बातचीत की गई, मंथन किया गया। और देखिए, विपक्ष पीएम मोदी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाता रहा है। पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में इसका जवाब दिया। बैठक से पहले पीएम मोदी ने संविधान को नमन किया। पीएम ने संविधान को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने संविधान को नमन किया। संविधान को हाथ में लेकर माथे से लगाया। साथियों, हम सर्वपंथ संभाव के हमारे संविधान को समर्पित है और देश में चाहे हमारा गोवा हो या हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे ईसाई भाई बहन रहते हैं, आज हम उन राज्यों में भी एनडीए के रूप में सेवा का अवसर हमें मिला। प्रधानमंत्री ने सेंट्रल हॉल में संविधान को नमन पर विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो जीत हुई है, इसकी जीत हुई है, जो राहुल जी ने बार बार पातन से लेकर अपने चुनाव प्रचारों में ये दिखाया। और चलिए बात करते हैं मोदी की शपथ की तैयारियों की। बड़ी खबर क्या है, दिल्ली में मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई। दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। ड्रोन उड़ाने, पैराग्लाइडिंग पर रोक रहेगी। 9 और 10 जून के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर का यह आदेश। तो आपको बता दें कि कल यानी कि 9 तारीख को राष्ट्रपति भवन में 7:15 पर मोदी का एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण होगा। इसको लेकर तैयारियां कैसी है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, शपथ को लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरी दिल्ली नो फ्लाई जोन घोषित कर दी गई है, यानी कि दिल्ली के ऊपर से कोई उड़ान नहीं होगी। 9 से 10 जून को दिल्ली में धारा 144, 144 लागू कर दिया गया है। और इसके साथ ही 2 दिन ड्रोन उड़ाने और पैराग्लाइडिंग पर भी रोक है। शपथ के लिए राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियों को तैनात किया जा रहा है। एनर्जी कमांडो, ड्रोन, स्नाइपर की तैनाती होगी। यह भी सुरक्षा के तहत किया गया है। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली की बढ़ा दी गई है शपथ ग्रहण को लेकर। और वहीं एनडीए की संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार एक अनोखे अंदाज में नजर आए। पीएम मोदी को पैर छूने की कोशिश की है उन्होंने। उसके बाद भाषण देने के दौरान भी एनडीए सांसदों को खूब हंसाया। आप देखिए। देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बार एनडीए के ज्यादा प्रभाव वाली सरकार बन रही है। एनडीए सरकार में इन्हीं 2 नेताओं की पार्टियां किंग मेकर बनकर उभरी हैं। सत्ता की चाबी इन्हीं 2 दलों के पास है। खासकर नीतीश कुमार के पलटने की उम्मीद विपक्ष को अब भी है, लेकिन नीतीश एनडीए की बैठक में खास अंदाज में दिखे। नीतीश कुमार की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जब वो भाषण खत्म कर पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। पीएम मोदी ने नीतीश को रोका, फिर हाथ मिलाया। नीतीश अपने भाषण के दौरान वो कह गए जो वो काफी समय से कहना चाहते थे। बड़ी ही चतुराई से इशारों में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जे की मांग कर दी। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। और केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज को लेकर टीडीपी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
एनडीए के घटक दलों ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 5 साल तक सरकार चलेगी। जनता दल यू एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी टीडीपी एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है। हम सब लोगों ने मिलकर के अगले 5 वर्षों के लिए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। वहीं टीडीपी ने कहा है कि हमारा समर्थन बिना शर्त है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा टीडीपी जरूर चाहता है। Support is unconditional. You know, as far as special status is concerned, we need to understand that the state of Andhra Pradesh in 2014 was bifurcated against the majority view of people of Andhra Pradesh. And one of the major reasons was the loss of Hyderabad. Hyderabad is the economic powerhouse. A lot of people depend on it financially, education-wise. So they really wanted sort of special dispensation to be given to the state so that we can rebuild. इधर जेडीयू और टीडीपी के साथ एनडीए की सरकार कल शपथ लेने जा रही है और इन सब के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मध्यावधि चुनाव के लिए भी तैयार रहने के लिए बोल दिया। तैयार रहना है, ये 6 महीना साल भर के भीतर में फिर से मध्यावधि चुनाव होगा। मोदी सरकार के गठन से पहले ही कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने तर्क भी दिया है। सरकार बनी रही है, नीतीश के प्रवक्ता कहा थे कि अग्निवीर योजना ठीक है, बंद करो। वो कहा थे जाति जनगणना होना चाहिए, जब राहुल ने कहा था इसे वो होना चाहिए। वो कहा थे यूसीसी करे की जरूरत नहीं है। सरकार बनेगी, झगड़ा शुरू हो गया है तो समझ ले, जिन घर बसे नहीं है वो झगड़ा शुरू हो गए, घर गुजरने ज्यादा देर नहीं लगा। भूपेश बघेल ने कहा कि आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं और इसी आधार पर चंद्रबाबू नायडू पहले एनडीए से अलग हुए थे। नीतीश और नायडू जिस मुस्लिम आरक्षण का वे विरोध कर रहे थे, दोनों समर्थन में हैं। और कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं ये सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा कि निराशा और हताशा के चलते कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। केंद्र में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत न मिलने पर कांग्रेस नेता लगातार हमला कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि ये लोग हताश निराश हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लोगों को भरमाने की कोशिश की जा रही है। हताश निराश और लाचार लोगों की जमात है, डरे सहमे है, घबराहट में है कि ये देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो हम लोगों की जो दुर्गति होने वाली है, जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटे हैं। मोदी जी का संकल्प है कि भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, इसीलिए घबराहट में वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। चुनाव के समय भी लोगों को भरमाने का बहुत बड़ा खेल खेले, झूठ का बाजार गर्म किए, अफवाह फैलाए, संवैधानिक संस्था पर भ्रम की वातावरण बनाए। आज चुनाव आयोग पर ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग तक को कटघरे में खड़ा कर दिए। तो ऐसे लोग डरे सहमे लोग और विकृत मानसिकता के लोग हैं। इधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश में लूली लंगड़ी सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये सरकार लूली लंगड़ी सरकार बनेगी। लूली लंगड़ी सरकार बनेगी। और आप क्या लगता है आपको? सरकार का दावा पेश क्यों नहीं करा? कांग्रेस ने क्यों नहीं करा दावा पेश? नहीं, निश्चित बनेगा क्योंकि 99 हमारे जीत के आए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जी का 400 पार का दावा हवा में उड़ गया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निर्लज्जता की सीमा पार कर गई है। इंडी गठबंधन थेथरोलॉजी पे काम करता है, निर्लज्जता की सीमा पार कर गया है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री रहेंगे, उनका वादा कहाँ गया? जो आदमी 3 इलेक्शन में भी 99 नहीं पार कर पाया राहुल गांधी, वो जश्न मना रहा है।
और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपने नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक बुलाई है। बैठक सुबह आज होने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में अप्रत्याशित जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी के सभी नवनिर्वाचित 37 सदस्यों की आज अखिलेश यादव बैठक लेंगे। लखनऊ में पार्टी कार्यालय में ये बैठक होगी। जनता के मुद्दों पर जब मैं सांसद नहीं था तब भी लगातार मैं संघर्ष करता रहा और उनके हर दुख सुख में खड़ा रहा। देश के और समाज के हित में होगा, जनहित में होगा, वो समाजवादी पार्टी उस तरह का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लेती आई और लेगी। बहरहाल कन्नौज सीट से सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट छोड़ सकते हैं। मैनपुरी की इस सीट से अखिलेश विधायक हैं। कुछ नेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इस बारे में पार्टी हाईकमान ने अपना रुख साफ नहीं किया है। खबर है कि समाजवादी पार्टी के परिवार से अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव और अक्षय यादव सांसद चुने जा चुके हैं। ऐसे में पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, पूर्व एमएलसी अरविंद यादव, पूर्व विधायक सोवरन सिंह यादव दावेदार हो सकते हैं। इधर यूपी की फैसलाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की। टीवी9 से खास बातचीत में अवधेश प्रसाद ने कहा कि अयोध्या के लोगों ने घर दुकान तोड़े जाने का बीजेपी को जवाब दिया। उन्होंने और क्या कहा यह भी आपको सुनाते हैं। देश की आज़ादी के इतने लंबे समय, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि हिंदुस्तान का पहला उम्मीदवार हम हैं कि सामान्य सीट पर रिजर्व कैंडिडेट को लड़ाने का अगर किसी ने साहस किया है तो वो देश का कोई दूसरा नेता नहीं है, वो नेता है अखिलेश जी। वहाँ के लोगों की करोड़ों की जो जमीन थी उसको कौड़ियों के दाम पे लिया गया। ये जो है तमाम और लोगों के ऊपर इस बात का तलवार लटकता रहा कि 10 किलोमीटर की रेडियस में जो हमारे गांव हैं, किसानों के गांव हैं, चाहे वो बरटा मांझा हो, चाहे ददेरा हो, चाहे परसपुर हो, चाहे किशुनदासपुर हो, 10 किलोमीटर के रेडियस के ये कहा गया फलाना योजना सरकार की आ रही है, कोई किसान बेचेगा नहीं, जाएगा नहीं, तो इससे सब भयभीत। और अमेठी में स्मृति ईरानी को हराकर शानदार जीत हासिल करने वाले कांग्रेस सांसद किशोरी लाल और उनकी पत्नी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, आइए सुनते हैं। सांसद जी कैसे हैं आप? नहीं, मैं तो मैंने आपकी वेरी गुड। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? खुश हैं? बहुत खुश। आपने सब किया है, आपके बदौलत ही सब। नहीं, मैंने क्या किया? मैंने आपने किया, सब आपने किया। 40 साल की। चलो आपका अमेठी से बहुत पुराना कनेक्शन है। ये बीजेपी वाले शायद में भैया राजीव जी के साथ गया। ये समझे नहीं बीजेपी वाले नहीं किससे लड़ रहे हैं। अंडर एस्टिमेट किया हमने। उस दिन तो बहुत गर्मी थी। राहुल जी की पूरी शर्ट एकदम पसीने में भीगी हुई है। इतनी मेहनत की। शाबाश भैया, चलिए। बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपने शेर बच्चा पैदा किया है। क्योंकि मैं शेर नहीं हूँ। और वहीं ओडिशा में बीजेपी ने कमल खिला दिया। विधानसभा में 77 सीट जीतकर बीजेपी बहुमत की सरकार बनाने जा रही। ओडिशा की जीत पर क्या कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये आप देखिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी हार जरूर मिली है, लेकिन ओडिशा में 24 साल से एक छत्र राज कर रहे नवीन पटनायक को हराकर वहां भगवा लहरा दिया है। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी पार्टी ने परचम लहराया है। बीजेपी ओडिशा में पहली बार 77 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। राज्य में प्रचंड जीत के बाद अब यहाँ मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा जोरों पर है। ओडिशा की जीत पर बीजेपी सांसद धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं, नई सरकार के लिए क्या क्या चुनौतियां होंगी। मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करता हूं, उन्हीं का ही कृपा है। दो ही चीज चला, जगन्नाथ जी का कृपा और मोदी जी की लहर, यही दो चल पड़ा उड़ीसा में। चुनौतियां भी लेकिन बड़ी होंगी। बिल्कुल।
ओडिशा में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी ये अभी तय नहीं हुआ है। सीएम पद को लेकर कयासों का दौर जारी है। अब देखना होगा कि बीजेपी ओडिशा में सबसे भरोसेमंद चेहरे पर दांव लगाएगी या फिर दूसरे राज्यों की तरह सरप्राइज करेगी। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा है। ऐसे में खबर है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 150 सीटों की मांग कर सकती है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से हमारे संवाददाता रजनीश ने बातचीत की। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने इस देश में जो हजारों किलोमीटर पदयात्रा करके देश के जनता को यूनाइटेड किया, उसका फल है कि आज कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पे चुन के आना। विधानसभा के टिकट बंटवारे में भी कांग्रेस उस तरीके से बार्गेन कर पाएगी जो पिछली बार नहीं कर पाई। नहीं, ये बार्गेनिंग कांग्रेस ने कभी सीखी नहीं है। कांग्रेस एकदम स्पष्ट है कि आखिरी सत्ता से बीजेपी को हटाना है तो मेरिट के आधार पर निर्णय हो, ये भूमिका कांग्रेस की है। आज सक्सेस रेट कांग्रेस का है। मेरिट के आधार पर अगर बंटवारा हो तो सीटें अपने वक्त ज्यादा होगी। कहीं कहीं आ रही है कि कांग्रेस 150 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है महाराष्ट्र में। कोई मीडिया ने अगर छाप दिया 150, तो मैंने कोई 150 बोला नहीं अभी तक। जो भी हो मेरिट के आधार पर डिसीजन हो, यही हमारा कहना है। इस बार भी अगर मेरिट के आधार पे ही अगर मिलता, लोकसभा चुनाव में टिकटों का बंटवारा होता तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता आपको? कांग्रेस का नहीं, अलायंस का भी होता। इधर आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से नाराज। इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाए जाने को लेकर उन्होंने इसे अपमान बताया। उन्होंने बाड़मेर और शेखावटी के जाट ग्रुप के 2 नेता नहीं चाहते थे कि वो गठबंधन में शामिल हो, ये सब कुछ कहा गया। भाई आखिर क्यों नहीं बुलाया गया? जब केरल के छोटे दल को बुलाया गया, साउथ की दूसरी छोटी पार्टी हनुमान बेनीवाल को क्यों नहीं बुलाया? आरएलपी पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन की बैठकों में नहीं बुलाए जाने पर कांग्रेस पर भड़के। बेनीवाल ने कहा, राजस्थान में मेरी पार्टी की वजह से कांग्रेस सीटें जीती है। इंडिया गठबंधन की बैठक से नदारद रहने के बाद उनके एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि उन्होंने तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है। हनुमान बेनीवाल ने बताया कि बैठक में नहीं बुलाने की बात को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन पर कहा, हमारी चूक हुई। बेनीवाल ने दावा किया है कि राजस्थान में 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। आगे वो अग्निवीर योजना को खत्म किए जाने को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। नेक्स्ट मीटिंग में भी मुझे नहीं बुलाएंगे तो भी मैं एनडीए की तरफ नहीं जाऊंगा। जिस तरह मैं 1-2 साल तक एनडीए इंडिया दोनों में नहीं था, फिर भी तीसरी ताकत के रूप में था। देश में ऐसे कई और दल हैं जो दोनों में नहीं, फिर भी लड़ रहे हैं। और नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई ने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने लालू यादव समेत 78 लोगों को आरोपी बनाया है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में शुक्रवार को अपनी फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि अदालत को सौंपी गई फाइनल रिपोर्ट में उन सभी रेलवे जोन को शामिल किया गया है जहां लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर जमीन के बदले नौकरी दी गई थी। आरोपियों में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेज प्रताप यादव, बेटी हेमा यादव, पूर्व ओएसडी भोला यादव और राजद प्रमुख के एक पूर्व कर्मचारी सदस्य शामिल हैं। आरोपियों में 29 रेलवे अधिकारी, 37 अभ्यर्थी और 6 अन्य लोग शामिल हैं। सीबीआई ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी, जालसाजी करने के आरोप हैं। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि फाइनल रिपोर्ट पर अब विशेष अदालत 6 जुलाई को विचार करेगी। अब देखना होगा कि अदालत का क्या रुख रहेगा। इधर चुनाव खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नक्सलियों ने सिर उठा दिया है। 7 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया। मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हो गए। नक्सल प्रभावित नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिले की सीमा पर सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों को गुरुवार की रात मुंगेड़ी और गोविल छिपे होने की खबर थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया जाता है कि जैसे ही जवान गोविल क्षेत्र में दाखिल हुए, नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। कल दोनों ओर से दिन भर रुक रुक कर गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 7 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। कई नक्सलियों के घायल होने की संभावना है। इलाके में खोजबीन अब भी जारी है।
पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में नारायणपुर डीआरजी के 3 जवान भी घायल हुए हैं। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। ताजा मुठभेड़ के साथ ही इस साल अब तक सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ों में 125 नक्सली मारे जा चुके हैं। 10 मई को बीजापुर जिले में 12 नक्सली मारे गए थे। 30 अप्रैल को नारायणपुर और कांकेर जिलों की सीमा पर जंगल में हुई मुठभेड़ में 3 महिला नक्सली समेत 10 नक्सली मारे गए थे, जबकि 16 अप्रैल को कांकेर जिले में हुई मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे। और राजस्थान के कोटा से नीट के कुछ परीक्षार्थियों की शिकायत है कि उन्हें पेपर देर से मिले, लेकिन उन्हें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। छात्रों ने संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर कोर्ट का रुख करने की बात कही। 40 मिनट लेट पेपर मिला, वहाँ पे इतनी एंजाइटी क्रिएट हो गई थी, किसी ने कुछ नहीं बताया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उन्होंने बोला बस पेशेंस रखो, अभी पेपर आएगा, अब आएगा, अब आएगा। फिर जैसे तैसे पेपर आया, पेपर दिया तो उसमें ये नहीं बताया कि एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा। बहुत ज़्यादा एंजाइटी में पेपर दिया, सिर्फ मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आता था, बाकी मैंने पूरा करा था, लेकिन कुछ इतनी एंजाइटी हो गई थी कि कुछ गलती करी। फिर भी मेरे 646 आ रहे हैं। इस नंबर पर 6000 5000 रैंक होती थी लास्ट ईयर तक, अभी मेरी 33000 रैंक है। मैं तो पूरी काउंसलिंग से ही बाहर हो गया। लेकिन कुछ केस ऐसे आए हैं कि उन्हें जो है ग्रेस मार्क्स भी जो है मिले हैं, तो क्या आपको नहीं मिले, इसका फायदा नहीं मिला? मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, मेरे 646 आ रहे थे, उतने ही मेरे कैलकुलेट हुए, उतने ही मुझे नंबर मिले। मेरे को कोई ग्रेस मार्क्स का फायदा नहीं हुआ अभी, जबकि मेरा पेपर तो 40 मिनट लेट हुआ स्टार्ट। किसी बच्चे को 100 मार्क्स तक ग्रेस मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं। और इसका एक जो क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि बच्चों की आंसरिंग एफिशिएंसी की बेसिस पे कि कौन कितनी जल्दी आंसर कर रहा है क्वेश्चन, उसकी बेसिस पे मार्क्स मिल रहे हैं। इनको ये नहीं बता रहे कि बच्चा कितने क्वेश्चन करेक्ट कर रहा है। हम प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार PIL दर्ज करें। अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जजेस हमें भी सुन रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो संज्ञान खुद लेके भी इस PIL को खुद भी दर्ज कर सकते हैं। और चलिए अब खबर नीट की परीक्षा से जुड़ी हुई, जिसको लेकर लगातार धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। और अब खबर ये आ रही कि नीट 2024 परीक्षा की CBI जांच की मांग उठ गई है। IMA जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने ये मांग उठाई है। नीट की परीक्षा दोबारा से कराने की भी मांग की गई। दोबारा परीक्षा और पारदर्शी मूल्यांकन हो, ये IMA के डॉक्टर्स की तरफ से, जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से मांग उठाई गई। और ओडिशा से एक गांव में भटके 27 जंगली हाथियों के झुंड को ग्रामीणों ने खदेड़ भगाया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ये भटके हुए हाथी हैं जिन्हें गांव वालों ने खदेड़ डाला, लेकिन इस बीच एक हाथी को गुस्सा आ गया, लेकिन बेजुबान गजराज झुंड से अकेला करता भी क्या, मुड़कर भागने में ही अपनी भलाई समझी। ये तस्वीरें ओडिशा के मयूरभंज की हैं, जहां ठाकुरमुंडा गांव में भटके 27 जंगली हाथियों का झुंड आ पहुंचा। जंगल की ओर हाथियों को ग्रामीणों ने खदेड़ डाला। बताया जाता है कि खाने की तलाश में इंसानों की बस्ती में बेजुबान गजराज घुस आए थे, उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। हालांकि खेतों में फसलें नहीं थी, इसलिए किसी नुकसान की खबर नहीं है। आखिरकार ये हाथी रिजर्व फॉरेस्ट की तरफ लौट गए हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को ताकीद की है कि वो वन विभाग का साथ दें, हाथियों को कोई नुकसान न पहुंचाए। अगर कोई हाथियों को घायल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। We have been alerting people, miking people not to go close to the elephants. Some people have been chasing the elephants. So continuously we are alerting them. और बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। बाबा अमरनाथ के भक्त 29 जून से दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। जहां बर्फ के रूप में बाबा स्थापित हैं, बर्फीली और दुर्गम पहाड़ी रास्तों के होते हुए भक्त बाबा के नाम के सहारे उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार दुर्लभ दर्शन का सौभाग्य भक्तों को 29 जून से मिलने जा रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार ये यात्रा 52 दिनों तक चलेगी। बताया जाता है कि बाबा के स्वयंभू बर्फ से बने शिवलिंग ने पूर्ण आकार ले लिया है। बीते सोमवार 3 जून को बाबा अमरनाथ की तस्वीर सामने आई है। बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा कश्मीर के गांदरबल जिले के बाल्टाल और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम से शुरू होगी। अब तक 3 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस साल यात्रा पर 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए बाहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है।
और लखनऊ में लगे अयोध्या सीट के पोस्टर, एसपी ऑफिस के बाहर अयोध्या के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में लिखा सबके अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। लखनऊ में अखिलेश ने सांसदों की बैठक बुलाई। तो ये अपने आप में दिलचस्प तस्वीर। चुनाव के पहले पोस्टर्स तो हम देखते हैं, चुनाव के बाद ये एक अलग तरह का पोस्टर नजर आया। लखनऊ में अयोध्या सीट को लेकर यह पोस्टर लगाया गया है। एसपी ऑफिस के बाहर यह पोस्टर लगाया गया है अयोध्या को लेकर। पोस्टर में लिखा है सबके अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। और अब एक अलग खबर चीन से जुड़ी हुई। चीन के बारे में पता चला है कि पर्यटक बरसों से एशिया के जिस सबसे ऊंचे झरने को चीन में देखने जाते थे वो भी कुदरती नहीं है। क्या है चीन के फरेब की नई कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। आंखों को सुकून देने वाला चीन का एक खूबसूरत वाटरफॉल। बरसों से चीन की शान और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है ये झरना। चीन इसे एशिया का सबसे ऊंचा झरना कहता था। लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसे देखकर दुनिया को यकीन हो गया है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा फरेबी मुल्क है। एक बार फिर साबित हो गया कि चीन की किसी भी चीज पर भरोसा करना धोखे को न्योता देना है। अब जरा इसी झरने के टॉप की तस्वीर देखिए। लोग जिसे कुदरत का करिश्मा समझते थे वो चीन के जालसाजों की करामात है। इस झरने में पानी कुदरती नहीं बल्कि पाइप से आ रहा है। इसका खुलासा कभी नहीं होता, लेकिन एक आदमी ने शिद्दत से मदद की और पर्वत की चोटी पर जा पहुंचा। फिर उसने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो से चीन की सच्चाई सामने आ गई है। ये झरना 1024 फुट की ऊंचाई से गिरता है। युनताई पर्वत के इस झरने को बरसों पुराना बताया जाता है। वीडियो आने के बाद चीन के अधिकारी सफाई दे रहे हैं। दलील दे रहे हैं कि कम बारिश की वजह से सिर्फ झरने को खूबसूरती देने के लिए पाइप से पानी की सप्लाई की जा रही थी। झरने में पाइप से आते पानी को दिखाने वाले वीडियो को सोमवार को पहली बार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। इसके बाद इस वीडियो क्लिप को बड़ी संख्या में लोगों ने शेयर किया है। युनताई पर्यटन पार्क के संचालकों ने कहा है कि बारिश न होने की वजह से कम हुए पानी को पूरा करने के लिए पाइप से मदद ली गई ताकि पर्यटकों को यहां कम पानी देखकर निराशा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।